तो एक घंटे बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना दूसरा रेल बजट और मोदी सरकार का तीसरा रेलवे बजट पेश करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जो भी अपेक्षा है वो पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश की है, उसमें कामयाब रहेंगे ऐसी आशा करता हूँ। यात्रियों को कितना फायदा सर? ठीक है। तो बहुत ही क्रिस्प सा कमेंट दिया है, एक बड़ा छोटा सा बयान दिया है कि यात्रियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश होगी। अपने घर से बाहर निकलते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु अब वो रेल भवन जाएंगे। लास्ट मिनट जो कंसल्टेशंस होती हैं, हालांकि रेल बजट का खाका तो तैयार हो गया है और उसके बाद वो संसद भवन पहुंचेंगे। रेल भवन में मेरे सहयोगी शिवांग माथुर मौजूद हैं। शिवांग, यही प्रोग्राम रहेगा। अपने घर से अब वो रेल भवन आएंगे, अपने अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद संसद। अभी शिवांग से हम बात करेंगे, लेकिन राजेश, यही एक नॉर्मल प्रोसेस है। घर से निकलेंगे, रेल भवन जाएंगे, रेल भवन से फिर संसद। बिल्कुल यही एक प्रोसेस है। हाँ। और उसमें एक फोटो अपॉर्चुनिटी का ही मौका दिया जाएगा। हाँ। तो मूल बात यह है कि जितना क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है बजट आने से पहले, जबकि सच ये रह गया है, आप चाहे जनरल बजट हो या ये बजट, और उसमें करने को बहुत कुछ होता नहीं है। हाँ। सिवाय कि कैसे वित्तीय संसाधन जुटानी है, इस पर जोर रहता है। और घोषणाएं तो बहुत होंगी, लेकिन मुद्दा उसमें बार बार यही आता है वो इम्प्लीमेंट हो पाती हैं या नहीं हो पाती। तो जो मेरे खास मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियो में, एस के विद साहब भी रेलवे बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, वो जुड़ चुके हैं, और केवीएल मित्तल भी एक सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं किसी भी वक्त। आप लोगों से बड़ा छोटा छोटा मैं जवाब चाहूंगा। विद साहब, आपकी एक बड़ी उम्मीद, कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्या चीज होगी कि ये रेल बजट अलग होगा? या बजट तो हर साल आता है, एक कवायद है, एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। यात्रियों की सुविधाएं बढ़े, फ्रेट टैरिफ को नहीं बढ़ाया जाए, पैसेंजर फेयर्स को बढ़ाया जाए और रेलवे के एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए। रिसोर्सेज रेज करने के लिए पैसा बारो करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, उससे कहीं रेलवे डेट ट्रैप में ना चली जाए। श्री प्रकाश जी, आप एक चीज जो चाहेंगे कि रेल बजट में प्रभु जी लोगों पर कृपा करें। वैसे तो ये आप ये बता रहे हैं कि रेलवे के सूत्रों के हिसाब से कहा जा रहा है कि गाड़ियां नहीं बढ़ेंगी। हाँ। लेकिन मैं तो चाहता हूं कम से कम 100 गाड़ियां बढ़ाई जाएं। हाँ। क्योंकि बहुत से सेक्टर हमारे ऐसे हैं, कनेक्टिविटी की अभी भी प्रॉब्लम है, चाहे 1853 से रेल दौड़ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दिल्ली से पटना, दिल्ली से लखनऊ की बहुत गाड़ियां, जो दिल्ली देहरादून, दिल्ली से चंडीगढ़, अमृतसर, तो इस तरह करके गाड़ियों की बहुत जरूरत है। और ये समस्या, जो दलालों की जो समस्या वगैरह है, ये खत्म नहीं होगी तब तक गाड़ियां बढ़ाएंगे नहीं। रविंद्र गुप्ता साहब, और क्योंकि आप केटरिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, ये खाने की इतनी बड़ी समस्या क्यों है? खाना अपने आप में ये ऐसी टेढ़ी खीर क्यों हो गई? सर, खाने का ऐसा है, इनकी जो व्यवस्था खाने की है, ठेकेदारी ठेके देते हैं उसके लिए, उसके बैच चलता है। और पहले क्या होता था कि एक आदमी को एक गाड़ी का एक पेंटी कार्ड मिलता था तो उसको सुपरविजन करता था, देखता था। ये ऐसा कंसेप्ट अब लेके आए, एक एक आदमी को 100 गाड़ियों के पेंटी कार्ड एक साथ इन्होंने दिए हैं और उन्होंने आगे ठेके पे दिए, उन्होंने आगे खरीदी। इनका मकसद रहेगा रेवेन्यू बढ़ाना, पैसेंजर्स की सेहत का उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। जब कभी आप लोग इसको देखते हैं, दिखा देते हैं कोई ये चीज होगी वो हो गई, तो ये जो बड़े ठेकेदार हैं, जो 100 पेंटी कार एक एक आदमी मैनेज कर रहा है, उनके कर्मचारी मीडिया परिजनों से, यात्रियों से भी बदसलूकी करते हैं। और रेल मंत्रालय में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, कितनी बड़े लेवल के अधिकारी हैं, कोई तरीका नहीं है वो सर उनको रोक ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके साथ उनकी मिली भगत है। एक टेलीफोन जाता साहब, फलानी हमारी गाड़ी में घपला हो गया है, तो मेंबर ट्रैफिक साहब यहाँ बैठे अच्छी तरीके से। आप क्या उम्मीद करेंगे सुरेश प्रभु कैसे रोके? उसका तरीका ये है सर, इसको रोजगार का साधन बनाइए। एक आदमी को 2 या 3 से ज्यादा पेंटी कार्ड मत दीजिए और इसमें बाकायदा नीचे से लेकर रेलवे से जितने भी अधिकारी हैं प्लेटफॉर्म पे जो रहते हैं, उनको भी इसमें पावर होनी चाहिए, वो उसको चेक कर सकें, देख सकें। मॉनिटरिंग का जो इनका सिस्टम है, ये भी कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज करने की बात है, बिल होनी चाहिए। दूसरा सर, इन्होंने क्या किया, पहले प्लेटफॉर्म पे व्यवस्था होती थी स्टॉल की, टॉली की, गर्म चाय, पूरी पकौड़ा, वो तो मिलना ही बंद हो गया, सर बंद कर दिया। वो तो मजा ही खत्म हो गया रेल सफर का। आप सर ये देखिए कि प्लेटफॉर्म पे अगर एक वो अग्निशमन यंत्र वगैरह आते लगा के स्टॉल पे अगर चाय बनाई जाए, उसको इन्होंने बंद कर दिया। उसी एक पेंटी कार में 20-20 सिलेंडर रख के गाड़ियां चल रही हैं। सर, क्या उससे घटना नहीं घट सकती? श्री प्रकाश जी बैठे, ममता बनर्जी थी, कई बार हमारी मीटिंग हुई, नई पॉलिसी 2010 आई, बहुत अच्छी पॉलिसी आई थी। उसमें इन्होंने ये कर दिया था कि हम एक आदमी को 2 यूनिट से ज्यादा नहीं देंगे। हुआ क्या,
इसी दौरान नई सरकार आ गई, सारे प्रावधान चेंज हो गए, फिर वही चलने लगा। जी शिवांग, ये बताइए, बड़ी अहम बात कह रहे हैं रविंद्र गुप्ता, ये ठेकेदारी प्रथा ने मतलब लूट मची हुई है और कोई अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं। ये तो अंकुश लगाने की बात है ना, दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए कोई आपको एबरा कडाबरा नहीं करना, जादुई छड़ी नहीं लानी, कहीं और पैसा मुहैया नहीं कराना है। बिल्कुल संदीप, सबसे पहले आपको बताऊं कि रेल भवन पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पे रेल मंत्री सुरेश प्रभु पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट जाएंगे। अब रही आपके सवाल की बात, जो आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन की बात है, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिस तरीके की ये बात सामने आई है कि तमाम ट्रेनों की जो पेंट्री कार होती है वो एक ही आदमी को ठेके दे दिए जाते हैं और ऐसे में आफत काटने का एक काम किया जाता है और इसके चलते जो क्वालिटी फूड है जो लोगों को मिलना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता। संदीप, दूसरा बात ये भी है कि क्वालिटी फूड तो नहीं मिलता, बल्कि साथ साथ जो चार्जेस होते हैं खाने के, वो भी कई बार थाली 120, 130 या 150 रुपए तक की थाली पहुंच जाती है। और जो पहले रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से खाना और चाय अवेलेबल हुआ करती थी, अब उसके भी इंतजाम लगातार घटते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि इस बजट में इस बात को मंत्री देखें कि वो इस तरह के इंतजाम करें कि जो ये घोटाले होते हैं ठेकेदारों के, इस पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल, संदीप अग्रवाल हमारे साथ, चेयरमैन रेलवे कमेटी पीएचडी चेंबर के जुड़ चुके हैं। संदीप, आपकी क्या उम्मीद होगी, क्या चाहेंगे? मतलब एक चीज जो ये इतना बड़ा नहीं तो विषय हो जाता है कि लंबी फेहरिस्त हो जाती है, एक चीज जो आप चाहेंगे जो गेम चेंजर हो सकता है रेलवे के लिए? रेलवे के लिए और देश के लिए गेम चेंजर पीएम में हो सकता है प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस। जैसे अभी हमारे दोस्त ने भी बोला कि हर आदमी को एक्सेस मिले जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, चाहे वो एक चाय की मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक चाय का कप पिलाता है, चाहे वो इंडियन गुड मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम सबको एक्सेस मिले। पैसे की कोई कमी नहीं हो सकती। मैंने देखा है मोदी जी और प्रभु जी मिलके पैसा अरेंज करने में कोई तकलीफ नहीं है उन्हें। प्रॉब्लम ये है कि उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे। अगर 30,000 करोड़ रुपए का पैसेंजर ट्रैफिक पे घाटा रहेगा और वो सारा का सारा फ्रेट ट्रैफिक के ऊपर लोड हो जाएगा, तो धीरे धीरे हमारे दोस्त ने यहाँ पे बोला कि डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। हमारे को डेट ट्रैप से बचना है। हमारे को पैसा इस तरीके से लगाना है कि उसका रेवेन्यू हमारे को मिले। मगर हम अगर किसी जगह पे ज्यादा से ज्यादा, अगर हम फर्स्ट क्लास के अंदर फ्लाइट से ज्यादा चार्जेस कर देंगे तो एयरपोर्ट्स के ऊपर भीड़ बढ़ेगी, ट्रेन खाली जाएंगी, उसका भी कोई फायदा नहीं है। एक लिमिट से ज्यादा किसी के ऊपर भी भार नहीं डाला जा सकता, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, क्योंकि हर आदमी के पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मिडिल पाथ तलाशने की कोशिश करनी होगी। वहां मौजूद हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हाल है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इसका जायजा लिया मेरी सहयोगी सईदा अफीफा ने। सुरेश प्रभु आज अपना दूसरा और मोदी सरकार का तीसरा रेल बजट पेश करेंगे और इस वक्त हम खड़े हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो लंबी लाइन लगी हुई है, ये लंबी लाइन इंक्वायरी काउंटर पे लगी हुई है। यहीं पे लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे, रेल बजट के बारे में बात करूंगी। आपको लगता है कि हर साल जो बजट आता है तो कितनी फैसिलिटीज आप एक्सपेक्ट करती हैं जो दी जाती हैं? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक सुरक्षा हो और ट्रेन में खाने की स्थिति सुधरे। ट्रेन जो हमेशा लेट चलती है और एक रिजर्वेशन नहीं मिलता, अगर दूर जाना हो आपको तो आपको रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिलता, तत्काल अगर हुआ तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुधारने की बहुत ज़रूरत है और इस रेल बजट में मैं उम्मीद करूंगी कि ये सारी चीज़ों पे हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी गौर फरमाएं और कुछ हमें खुश करें इस अपने बजट से बात करूंगी। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस साल के बजट से? ये महिलाओं की सुरक्षा तो सबसे अहम मसला है और ट्रेनों में जो साफ सफाई की व्यवस्था उसको और सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनकी बर्थ कंफर्म हो जाती है उनकी भी बर्थ पे लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय जो ट्रेनें हैं उसमें सुख सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएं, इसकी आवश्यकता है। तो बुलेट ट्रेन कह रहे हैं कि चलाओ मत, जो ट्रेनें चल रही हैं पहले उनको बेहतर बना दो, ये सीधे दिल से निकली आवाज है। अब जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल बोगीज के लिए वेटिंग रूम की सुविधा नहीं होती, ये पाया मेरे सहयोगी सैयद सोहेल ने। लोगों ने क्या कहा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, सुनिए।
सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है भारतीय रेलवे, और भारतीय रेलवे का एक बड़ा तबका जनरल क्लास में, सामान्य श्रेणी में सफर करता है। आपने जनरल बोगियों की स्थिति देखी होगी, किस तरह से मुसाफिर उसमें भेड़ बकरियों की तरह सफर करने को मजबूर है। लेकिन उनकी स्थिति सिर्फ ट्रेन के अंदर ऐसी नहीं होती है, स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म पर भी उनकी हालत क्या है हम आपको बताते हैं। फेस्टिव सीजन में जिस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस दौरान भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। आप देखिए यहां लिखा है केवल स्लीपर क्लास हेतु, यानी स्लीपर क्लास के जो पैसेंजर हैं उनके लिए तो वेटिंग रूम है, लेकिन जो लोग जनरल कैटेगरी में सफर करते हैं उनके लिए कोई वेटिंग रूम नहीं है। यहाँ ये केवल स्लीपर क्लास के लिए है। स्लीपर के लिए जनरल कैटेगरी वाले क्या करते हैं? जनरल वाले सर यहाँ नहीं है। जनरल वाले कहाँ जाते हैं? प्लेटफार्म पे, प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। जब मान लीजिए त्योहार का मौसम चल रहा है तब वो कहाँ, मतलब अगर ट्रेन लेट है 2 घंटे 3 घंटे, तो सर अब जनरल वाले के वेटिंग रूम है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे फिर। तो ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं। एसी का है, स्लीपर और एसी के लिए ये वेटिंग रूम है, लेकिन सामान्य कैटेगरी के लिए वेटिंग रूम नहीं है। अगर उनकी ट्रेनें लेट होती हैं तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर ही लेटना बैठना पड़ता है, लेकिन सामान्य श्रेणी या कहिए स्लीपर क्लास और एसी के लिए खास वेटिंग रूम है, उनके लिए यहाँ सोने के लिए और अपना वक्त गुजार सकें 2 से 3 घंटे। अगर उनकी ट्रेन लेट है तो यहाँ बाकायदा एक अच्छा रूम उनको मिलता है, लेकिन सामान्य श्रेणी वालों की यहाँ भी पूछ नहीं है। कैमरामैन PS भंडारी के साथ सैयद सुहेल, हजरत निजामुद्दीन, रेलवे स्टेशन, दिल्ली। सैयद सोहेल अहम सवाल ये उठा रहे हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पटना में हैं। प्रेम बाबू मुझे ये बताइए, 1853 में रेल चली, अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई, जो ये सैयद सोहेल अभी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, जनरल बोगी वालों के लिए कोई वेटिंग रूम तक नहीं। ये अभी भी वही सिलसिला चला आ रहा है क्या कि आम हिंदुस्तानी काले लोग वो जनरल कंपार्टमेंट में बैठेंगे, बाबा लोग अफसरशाही वो एसी और स्लीपर क्लास, उनके लिए इंतजाम है, उनके लिए वेटिंग रूम भी बन गए। ये 68 साल बाद की आलम है। इस पर चर्चा बहुत नहीं होती, पर मुझे लगता है ये बहुत ही अहम पहलू है जिस पर हम गौर कर रहे हैं शायद पहली दफा। नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि जो रेलवे एक हमारी एक लाइफलाइन मानी जाती है, तो लाइफलाइन ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है। बड़े लोग तो हवाई जहाज से भी ट्रेवल करते हैं। एक साधारण जो आम लोग जिसे हम भारत में कहते हैं, गरीब तबका, लोअर मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास, वो ट्रेन पर ही सवारी करता है, उसकी प्राथमिकता ट्रेन होती है। और ये बात सच है कि ट्रेन साधारण जो डब्बे होते हैं, साधारण क्लास होते हैं, उसमें अभी भी सुविधाओं का घोर अभाव है। तो निश्चित तौर पे सरकारें बदलती रही हैं, बनती रही हैं, सबने अपने हिसाब से बेहतर रेल बजट देने का प्रयास किया है। रेलवे ने तरक्की भी काफी की है, रेलवे में कई सुधार भी हुए हैं, और मैं मानता हूं कि और भी सुधार की आवश्यकता है। तो अब अगर पिछले 21 महीने से मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, तो उनसे भी हमारी भी अपेक्षा है कि रेल यात्री होने के नाते कि वो 1 लाख करोड़ खर्च करके बुलेट ट्रेन चलाने की बात अगर कर रहे हैं, वो भी कर्जे में लेकर, उससे बेहतर है कि जो हमारी आम जनता जिस ट्रेन को सबसे ज्यादा सफर करने के लिए उपयुक्त मानती है, उनके लिए अगर सुविधाओं में वृद्धि हो, ट्रैक में वृद्धि हो, डब्बे अच्छे लग जाएं, थोड़ा सफाई हो जाए, पानी नहीं रहता है, अभी भी टॉयलेट्स बहुत गंदे होते हैं, इवन राजधानी और शताब्दी जैसे ट्रेनों में भी ये समस्याएं हैं। तो अगर सुविधाओं के तरफ और सुरक्षा के तरफ अगर हम बेहतर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, हमें अपनी प्राथमिकताएं पता होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। और यहाँ पर साक्षी मिश्रा, प्रेम मिश्रा बड़ी अहम बात कह रहे थे कि एक आम आदमी की, आम भारतीय की प्राथमिकता है भारतीय रेल सफर करने के लिए, लेकिन भारतीय रेल की प्राथमिकता वो आम आदमी है क्या, या दरअसल भेड़ बकरी वाला, भेड़ बकरी की तरह ठूस दो कंपार्टमेंट में पहुंचा देंगे, मानो एहसान कर रहे हो हम पर। साक्षी तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन प्रदीप जी इस बात का आप जवाब देंगे? मतलब क्या भेड़ बकरी हैं कि ठूस दो, अरे पहुंचा दिया, एहसान कर दिया मानो?
नहीं, उससे भी बुरी स्थिति है। अगर 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे का आपका सफर है, तो आप अपनी सीट से अगर मिल गई है सौभाग्य से आपके, तो बस वहीं बैठे रहिए। हाँ, आप दबाकर बैठे रहिए, वॉशरूम तक भी जाने की स्थिति में नहीं है। कुछ खाना पीना लेने जाना हो तो उतर नहीं सकते। डिब्बे में हालत ये होती है कि जो आ गया है उसके बाद उतरने का रास्ता नहीं है। तो वेटिंग रूम की बात अभी सामने आई ही, किसी टिकट लेने की दिक्कत उनकी अलग है। तो किसी तरह की सुविधा वो शायद मतलब रेलवे के व्यवहार से ऐसा लगता है कि ये जो जनरल बोगी में चलने वाले हैं, ये कमतर इंसान है, हमारे ऊपर बोझ है। तो उस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। ट्रेनों में आप देखिए पिछले 15-20 सालों में लगातार जनरल बोगियों की संख्या कम हुई है। अब इधर बढ़ाना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जनरल बोगी की संख्या लगातार घटती जा रही है। तो जो पैसेंजर, उसको कोई बताने वाला नहीं, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, उसको पैसे दे के सीट लेनी है। रेलवे के आरपीएफ के लोगों को या कुली को पैसे देगा तब डिब्बे में घुस पाएगा। सीट का अलग पैसा है, डिब्बे में घुसाने का अलग पैसा है। और ये 70 साल से चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल में हो गया है हो या 4 साल में हो गया हो, नई बात हो। और लगातार चल रहा है। किसी रेल मंत्री ने, किसी सरकार ने इस ओर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं समझी। वित्त साहब इत्तेफाक रखेंगे जो बात कह रहे हैं प्रदीप? देखिए, एक डिमांड सप्लाई का गैप है। रेलवे की जो सिस्टम है, नेटवर्क, उसकी कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। नहीं, ये तो टेक्निकल बातें हो गई। मैं कह रहा हूँ मेंटालिटी की भी तो एक दिक्कत है ना। आम आदमी को क्या भेड़ बकरी माना जा रहा है? माना जा रहा है कि नहीं? नहीं, देखिए, मानो रेलवे हम पर एहसान कर रही है कि मुझे दिल्ली से पटना पहुंचा दिया। नहीं, देखिए, जनरल पहुंचाते नहीं है, गिराते हैं। वो कहते हैं ना कि गिरे। अरे कहां से आ रहे हो? अभी गिरे हैं, तो वो गिरा दिया रेलवे ने। पिछले 1 साल में जनरल कोचेज बढ़ाने का एक परमिशन जनरल मैनेजर्स को भी दी गई है। उससे जनरल कोचेज बढ़ाई भी गई है। और कुछ बस को जनरेट करने के लिए ये भी एक ऑप्शन किया गया है कि जो 5 साल से और 12 साल के बीच का बच्चा जो है, और उसके लिए कोई फैमिली सीट अलग से नहीं चाहती है, तो उसका किराया जो है आधा ही होगा, तो ताकि वो सीटें भी इस तरह से कुछ जनरेट। माफी से मैं कहना चाहूंगा, ऐसा लगता है कि ये भारत और इंडिया, हम इंडिया में बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, भारत का हमें अंदाजा भर भी नहीं है। नहीं, अंदाजा है। ये जो बनारस या पटना या लखनऊ के लिए कोई भी ट्रेन दिल्ली से चला लो फुल जाएगी। ये चीजें सबकी जानकारी में है। इस चीज को ये मुझे ऐसा लगता है राजेश रापरिया जी कि मैंडेटरी कर देना चाहिए। विद साहब हैं, मेंबर रेलवे बोर्ड रह चुके हैं, तमाम इन जैसे अधिकारी जब वो सेवा में हों, और रेल मंत्री हर महीने, साल नहीं, हर महीने एक जनरल बोगी में बैठकर उनको सफर करना लाजमी कर देना चाहिए। करना चाहिए ना। करना चाहिए जब वो सेवा में हो। और रेल मंत्री हर महीने, साल नहीं, हर महीने एक जनरल बोगी में बैठकर उनको सफर करना लाजमी कर देना चाहिए। करना चाहिए ना। नियम आया है, ये अलग से कोच ना लगे। रेल मंत्री साहब, राजा साहब जा रहे हैं, राजा महाराजा वाली सैलून चलेगा। हाँ, सैलून चलेगा ना अलग से। नियम बन गया तो मंत्री ही त्यागपत्र देके घर चले गए। सर, ये स्थिति है, 72 सीट की कैपेसिटी होती है और 400-500 आदमी एक डिब्बे में होता है। आदमी भेड़ बकरी भी समझ ले रेलवे, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। वो तो भाड़ा समझते हैं, जैसे सामान लेकर फेंकने जाना है इनको, पार्सल। कोई सुविधा यदि आप देखें, निरंतर आप पे पैसा है, आप एसी से जा सकते हैं, आपका हर एक सुविधा उपलब्ध है। और एक इसमें सबसे खराब बात है, ये जनरल बोगी डिब्बे लगते कहाँ है? सबसे लास्ट में पूरा स्टेशन खत्म हो जाएगा, वो स्टेशन के बाद एसी वाला कल्चर भी है। आप मुझे बताइए रापरिया साहब, अगर आप पत्रकार ना होते, प्रदीप जी आप पत्रकार ना होते, जो मैं पत्रकार ना होता, फर्स्ट एसी में हम अपने जुगाड़ से ही तो टिकट लेते हैं। बिना जुगाड़ के टिकट मिल जाएगा? ये भी एक संभ्रांत वर्ग है, वही चल सकता है इस देश में फर्स्ट एसी से। आम आदमी अगर वो रसूख वाला ना हो, उसका हेडक्वार्टर से कोई पुश करने वाला ना हो, उसको तो मिलेगी ही नहीं, टिकट नहीं मिलेगी। दूसरा जो है, आम आदमी सेकंड एसी अफोर्ड नहीं कर सकता सर। दिक्कत मैं कह रहा हूं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं उनको नहीं मिलेगा। इसमें अजीब किस्म की एक रिजर्वेशन है। मेरी अपनी हर क्लास में जनरल बोगी में देखिए तो टिकट लेके चलने वालों की संख्या जितनी है, सीट की उपलब्धता उससे कम है। आप एसी में चले जाइए, आपको कंफर्म टिकट 3 महीने पहले भी नहीं मिलेगा। तो भाई आप अपनी यात्रा कितने दिन पहले तय कर लें?
मैं कुंभ के लिए जा रहा था प्रदीप जी, और स्पेशल ट्रेन वो चली हुई थी, नहीं एक साधारण ट्रेन थी, और मेरे साथ एक रिटायर्ड जस्टिस वो बैठे हुए थे। तो ऐसी ही बात होने लगी कि देखते हैं आपको टीवी पे वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर आपने, उन्होंने पूछा कि आपने अपनी रिजर्वेशन कब कराई। मैंने कहा ये रिजर्वेशन तो अभी कल ही करवा लिया। बोला अरे हमें तो 3 महीने पहले 4 महीने पहले रिजर्व ना कराएं तो टिकट ही नहीं मिलेगी, वेट लिस्टेड ही रहेगी। ये आलम है। साक्षी, आम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो क्लास डिफरेंस आया हुआ है, क्लास डिफरेंस को लेकर बदलाव करने में कोई बहुत बड़े प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये मानसिकता का सवाल है कहीं ना कहीं। बिल्कुल मानसिकता का सवाल है, इस पर मैं लोगों से बात करती हूँ। उसके अलावा एक और मानसिकता का जो सवाल है उसका नजारा मैं आपको एक मंजर कह सकते हैं कि दिखाना चाहती है। देखिए ट्रेन में ये गंदगी आप इस वक्त देख रहे हैं, मेरे सामने बहुत देर से ये ट्रेन खड़ी है। अब इसके लिए आप बताइए संदीप की कौन सी हमें बहुत बड़ी बड़ी मांगे या फिर कौन सा बहुत ज्यादा बड़ा बजट हमें इसके लिए बढ़ाना पड़ता है। ये इंसान की, आम आदमी की अपनी भी तो मानसिकता है। हम ये सारा का सारा कूड़ा जो है ये इस ट्रेन में से निकला है। यहाँ ये लोग अगर इनसे बात की जाए तो बोलेंगे जी खाना अच्छा नहीं मिलता इसलिए हमें इतने सारे चिप्स के पैकेट और ये सब ले जाने पड़ते हैं। लेकिन जो चिप्स आप खाते हैं, वो जो पैकेट निकलते हैं, क्या इतना नहीं कर सकता एक आम आदमी या फिर कोई भी आदमी कि एक साथ अपने एक पॉलिथीन एक पैकेट लेकर चले और जो भी उसका गंदगी निकल रही है उसमें इकट्ठा करके जब उतरेगा कहीं पे तो वही उसको जो है डस्टबिन में फेंक दे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मैं लोगों से आपका सवाल और ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ। एक तो सफाई का मुद्दा है, दूसरा आपको लगता है कि ट्रेन में आप लोग सफर करते हैं तो क्लास डिफरेंस आप लोगों को लगता है, स्लीपर क्लास के लोग वहीं की वहीं आजकल है और उनको कोई सुधार नहीं मिल रहा है, जो कि सुधार होता है वो सिर्फ एसी में होता है। नहीं ऐसा भी होता है और ज्यादातर देखिए जो भी हम मतलब आए दिन में रोज का मतलब दैनिक यात्री हैं तो इसमें देखते हैं जैसे कि ज्यादातर जो कचरा फैलाते हैं हम खुद फैलाते हैं। मूंगफली वगैरह खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, जो भी संतरे के छिलके वगैरह होते हैं हम वहीं फेंकते हैं। ये नहीं कि साथ में ले चले, जो छोड़ो खिड़की के पास बैठे रहते हैं, खिड़की से बाहर नहीं फेंक सकते, हम उसे फेंकते हैं। बगल में बैठे सिगरेट वगैरह पीना होता है, ये सब मतलब रोज डेली वेज में जो भी अगर किसी को बोल दो तो लड़ने को अलग से तैयार हो जाते हैं। वो जो भी यात्री हैं लड़ने को अलग से तैयार हो जाते हैं। पहले वे बड़े हैं, मतलब बच्चों को छोड़ो, औरतें होती है, बड़े बड़े बुजुर्ग हुए, बड़े आदमी हैं, वो सब यही गलती करते हैं और सबको बोला नहीं जा सकता, बोलो तो लड़ने को तैयार होते हैं। जहाँ बात रिजर्वेशन की, आप लोगों को कभी रिजर्वेशन कराने में क्या क्या समस्याएं आई? बहुत दिनों पहले से आप लोगों को टिकट अगर बुक करानी पड़ती है तो ही मिल पाती है आपको रिजर्व टिकट? नहीं मैम, वेटिंग में आ जाती है। अच्छा, तो अभी वेटिंग में है। कब आपने टिकट बुक कराई? हमें 2 महीने पहले बुक कराई, अभी वेटिंग में चल रही है सीटें हमारी। अच्छा, तो आप अभी यहाँ चेक करने आए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी वेटिंग शो कर रहा है, अभी कह रहे लग जाएंगे 2-3 दिन। और भी किसी को समस्या है यहाँ पर वेटिंग की या फिर टिकट बहुत पहले अगर बुक ना हो तो मिलती ही नहीं है? किसी को जो ट्रेन सब कैंसिल हो जाती है, जैसे मैं मेरे फैमिली को लेके जाने बैठा हूँ, कैंसिल हो जाने के बाद गवर्नमेंट इमीडिएट उसके लिए और कोई रिप्लेसमेंट करना चाहिए जो कि उसको उसके फैमिली के साथ है, वो कैसे पहुंचे, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई टोल फ्री नंबर नहीं कि कैसे वो PNR नंबर से दूसरा ट्रेन जो जा रहा है इमीडिएटली वो अरेंजमेंट गवर्नमेंट कुछ सोचे उसके बारे में। दूसरी बात यह है जो कि सब फैमिली लेके बैठे हैं, जैसा कैंसिल हो जाने के बाद कहाँ रुकें, कहाँ क्या करें, जो कि पूरा लॉन्ग टर्म के लिए वेटिंग रूम की प्रॉब्लम प्लस खाने की प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम के बारे में गवर्नमेंट सोचे कम से कम। बिल्कुल संदीप, तो यहाँ पर आपने सुना सब लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं और जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। रिजर्वेशन को लेकर लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आपने अपना वाक्य बताया तो मुझे लगता है यहाँ पर भी कई लोगों के साथ ऐसे ही इंसिडेंट्स हुए होंगे कि उनको काफी दिनों पहले बुकिंग कराने के बाद ही मिल पाती है रिजर्व टिकट्स। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और खास मेहमान KVL मित्तल साहब सेक्रेटरी रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के, इनसे मुझे सवाल पूछना है, श्री प्रकाश जी से भी सवाल पूछना है, लेकिन फिलहाल आपको रेल भवन लिए चलूंगा जहां मौजूद है रेल मंत्री सुरेश प्रभु। अपना बजट पेश करने से पहले अधिकारियों से लास्ट मिनट कंसल्टेशंस चल रही हैं। कुछ और अंदाजा मिल पाया, कोई ब्रेकिंग न्यूज देने की स्थिति में हो पाए या अभी सबकी जुबान बंद है? शिवांग? संदीप, अभी तो थोड़ी देर पहले रेल मंत्री यहाँ आए, अपनी गाड़ी से उतरे और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मीडिया का संबोधन किया। बात तो उन्होंने हालांकि नहीं करी और उन्होंने कहा कि जब वो पार्लियामेंट जाएंगे उसके बाद बजट पेश करने के बाद ही जो गेट नंबर 4 पे आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक पॉजिटिव व्यक्ति नजर आते हैं। उनका एक जो व्यक्तित्व है वो एक बड़ा पॉजिटिव नजर आता है। और एक संदीप निकल गए हैं रेल मंत्री यहाँ से और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कुछ 5 मिनट के अंदर यहाँ से पार्लियामेंट वो पहुंच जाएंगे और ठीक 12 बजे जो है रेल बजट पेश होगा। अब देखना होगा आम आदमी की जितनी इच्छाएं आज हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं वो कितनी इस पिटारे से पूरी होती हैं। संदीप,
और मौका मिल पाए, अब तो खैर वो रेल बजट पेश करने के लिए निकल रहे हैं। शिवांग, एक सवाल जरूर पूछिएगा कि अरे प्रभु साहब ऐसा क्यों नहीं करते, आप तो प्रभु हैं भारतीय रेल के, और आपके जो अधिकारी हैं हर महीने एक बार कम से कम जनरल बोगी में सफर जरूर करें। ऐसा कर दे वो, रेल अपने आप ठीक हो जाएगी, हमें ये चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर संदीप। हाँ, थोड़ा आप नजारा भी समझा दीजिए शिवांग। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको पैन करके दिखाएं कि किस तरीके का यहाँ माहौल है। आप देख सकते हैं कि इस समय रेल मंत्री जो हैं बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने, सुरेश प्रभु, साथ में मनोज सिन्हा भी हैं, और अब निकल रहे हैं यहाँ से रेल भवन से। करीब 5 मिनट में पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो है बजट पेश करेंगे। बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका ये दूसरा बजट है वो प्रस्तुत करेंगे, और एनडीए सरकार का तीसरा रेल बजट है। देखना होगा इसमें क्या निकलता है। और जितनी बातें संदीप आज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, जिसमें कि जनरल बोगी का डिस्कशन जिस तरीके से सोहेल ने किया, वो एक बहुत जरूरी मुद्दा था। कहीं ना कहीं जब हम दोपहर में मंत्री से मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या इन चीजों के बारे में भी रेल मंत्रालय सोच रहा है। बिल्कुल, अंग्रेजों को छोड़े तो देश 68 साल हो गए। ये गोरों ने बनाई थी प्रथा कि साहब लोग चलेंगे एसी में, तो उनके लिए वेटिंग रूम भी होगा। जो हम काले थे इस देश के बाशिंदे, उनके लिए वेटिंग रूम की सुविधा नहीं थी। 68 साल बाद भी ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अब मुझे ये बताइए मित्तल साहब, आपका स्वागत मैं इसी सवाल से करूंगा। जनरल बोगी में आप सेक्रेटरी रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के, श्री प्रकाश जी रह चुके हैं मेंबर। आप लोग हर महीने रेल मंत्री के साथ एक जनरल बोगी में क्यों नहीं चलते? सलून क्यों लगे आपके लिए अलग से जब आप बाहर जाते हैं? नहीं, आपका कहना बिल्कुल हमें दुरुस्त है कि हमें निरीक्षण के दौरान ये सब करना चाहिए। दौरे पे जाते हैं, दौरे पे थोड़ा जाते हैं, आप छुट्टी मनाने जाते हैं। और नहीं, ऐसा तो ऐसा ही है, लेकिन हाँ ये है। और वो तो ऐसा लग रहा है कि किसी रजवाड़े का कोई कुंवर निकला है अपनी प्रजा को देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। नहीं, उसके अब अगर अब उसमें ना जाए तो अच्छा है, लेकिन क्यों ना जाए? बहुत चीजें क्यों ना जाए? क्यों ना जाए मित्तल साहब? ऐसा है कि हमारे पैसे से ट्रेन चलती है, आपके पैसे से नहीं। नहीं, आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि जब उधर निरीक्षण के दौरान 8 घंटे का ही नहीं होता है हमें निरीक्षण, उसमें जो भी निरीक्षण के लिए निकलता है वो कभी रात में भी करता है, सरप्राइज भी करता है। तो उसको फाइनेस्ट ग्रीन टी मिलेगी, सबसे बढ़िया रोगन जोश, पालक पनीर, नान बिल्कुल ताजे, सब मिलेगा ना। आम आदमी को भी दे दो। नहीं, आपकी बात सही है कि आम आदमी को मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल आपका कहना ये जो दुरुस्त है, और इसके लिए प्रयास हर साल हो रहे हैं, लेकिन जितना रिजल्ट ये एक और खबर आ रही है, आपकी थोड़ी तकलीफ कम हो रही है इस खबर में। संजय दत्त मुंबई पहुंच गए हैं, ये भी अपने आप में एक खबर है। जेल से छूटे हैं संजय दत्त, सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे। अभी चार्टर प्लेन से पुणे से पहुंचे हैं मुंबई में अपने घर नहीं, पहले सिद्धि विनायक मंदिर जाए। हो कि रेल मंत्री या आप जैसे अधिकारी, जब आप अधिकारी थे, अब तो आप रिटायर हो गए श्री प्रकाश जी, आप भी जनरल बोगी में चले ना। तकलीफ क्या होती है जनरल बोगी में चलने में, या आम आदमी तकलीफ झेलेगा? आज से करीब 100 साल पहले यही बात गांधी जी ने वाइसराय को चिट्ठी लिखी थी, उसमें यही बात कही थी। क्योंकि गांधी जी तो साधारण क्लास में चलते थे। तो गांधी जी को तो भुला गए ना, हमने प्रतिमा बना दी और भूल गए। 100 साल पहले भी वही स्थिति थी जो अभी है। हाँ। एक दिल्ली से पटना एक गाड़ी चलती है 2 बजे करीब, जनसाधारण एक्सप्रेस, और उसकी आप हालत देखें तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जो करीब आज से करीब 10 साल पहले चलाई गई थी। देखिए, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि मुझे गाड़ियों की और ज्यादा जरूरत है, हर तरह की गाड़ियों की जरूरत है। क्योंकि आपको इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, तो हमें एसी की शताब्दी की भी जरूरत है, राजधानी की भी जरूरत है, लेकिन साथ में जनसाधारण एक्सप्रेस की भी जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखें कि हमारी आर्थिक स्थिति, रेल की आर्थिक स्थिति में क्या है। रेल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि रेल के मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। जब आप क्लीनलीनेस की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, वेटिंग हॉल की बात करते हैं, तो इसके लिए पैसा चाहिए। जितना पैसा, 60 साल हो गए, कभी पैसा ही नहीं आ पाया। कहाँ पैसा आया? ये आप नेशनल ट्रांसपोर्ट सब आ जाएगा सर। रेल मंत्री को, सांसदों को जनरल बोगी में चलवा दो, सब पैसा आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं लगने में शर्त लगाने को तैयार हूं इस बात। आपकी बात भी सही है, लेकिन आप एक बात देखें,
एक एक्सपर्ट की कमेटी है, नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी, जो जिसके 2 साल पहले रिपोर्ट आई है, उसने ये कहा है कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हुआ है। रेलवे की कैपेसिटी बढ़ी नहीं है, रेलवे में कोचेस बढ़ी नहीं है, रेलवे के में डबल लाइन, सिंगल लाइन, प्रधानमंत्री बनारस से सांसद है, महामना का कायाकल्प कैसे हो गया, वो पैसे कहाँ से आए? लेकिन पैसे तो हैं सर, ये तो मुझे बताइए। मुझे तो पता नहीं कहाँ पैसे हैं, लेकिन कम से कम रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बन गए तो दिल्ली पटना रूट पर ट्रेनों की सुविधाएं अच्छी क्यों हो जाती हैं? दिल्ली से कोलकाता अच्छा रूट क्यों हो जाता है अगर ममता बनर्जी वहां से रेल मंत्री बन गई? ये मत ये आपकी अतिशयोक्ति है। जब बिल्कुल अतिशयोक्ति है। उस समय भी दिल्ली पटना की हालत वही थी जो अभी है, ऐसा नहीं है। देखिए उस समय भी जगह नहीं मिलती थी, अभी भी जगह नहीं मिलती। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें गाड़ियां बढ़ाने की जरूरत है, तो रिसोर्सेज भी चाहिए, रिसोर्सेज आने चाहिए। अब रिसोर्सेज, अब ये रोना हम कब तक? ये तो वो अंडा पहले आए कि मुर्गी पहले आए, तो कैसे करेंगे? आए तब रेल, यदि गाड़ियां नहीं होंगी तो आदमी कहां बैठाएंगे? आपकी कुछ करने की विल होगी तो आप रिसोर्सेज उस हिसाब से जुटाएंगे। बिल तो ब्यूरोक्रेसी की नहीं है ना, नहीं तो दोनों की है, ब्यूरोक्रेसी की इम्प्लीमेंटेशन में है। अरे समझाते तो आप ही हैं उनको सारा खेल, तो आप ही समझाते हैं कि क्या करना है। देखिए कौन नहीं समझा रहा? नेशनल ट्रांसपोर्ट 20,000 करोड़ का फायदा कैसे दिखाना, वो भी आप ही समझाते हैं। एक्सपर्ट कमेटी भी तो यही कह रही है ना कि आप पैसे लाइए, पैसे डालिए उसमें। जरूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद सोहेल जुड़े हुए हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। और सैयद, जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था उसी बात को मैंने और एक्सपैंड कर दिया है कि ये जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन चल रही है ना, कि गोरे चले गए लेकिन अभी भी जो कोकोनट है बाहर से काले दिखते हैं, मन उनका अभी भी गोरा है, हमारा शासक वर्ग, वो तो चलेगा फर्स्ट एसी और फलाना दिखड़ा, उनके पास सब कुछ हो जाएगा, मंत्री चलेंगे तो सैलून में चलेंगे। लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया है कि रेल मंत्री हो या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और तमाम अधिकारी वो कम से कम महीने में एक बार जनरल बोगी में चले? पूछिए लोगों से, क्या रेल की सुविधाएं सुधरनी जाएंगी? जी बेशक, सवाल ये है कि आपकी समस्या क्या, आप क्या कहना चाहते हैं सुरेश प्रभु से, और क्या रेल के मंत्री और रेल मंत्री के अलावा और सरकार के मंत्री अगर सामान्य गाड़ियों में चले तो सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी? हम ये चाहता हूँ गरीब गाड़ी है, गरीबों के लिए की जाए और या फिर गरीबों का नाम हटाया जाए। हमारे गरीब और किसान, इनके लिए बहुत समस्या हाल है। गरीबों के नाम पर गाड़ी चल रही है और गरीब बेचारे एक भी बैठ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हम गरीब और किसान, इनका ये नाम हटाया जाए गाड़ी पे। गरीब रथ गाड़ी गरीबों की गाड़ी है और गरीब बेचारे बैठ नहीं पाते हैं, पैसे वाले बैठ के जाते हैं। ये मैं चाहता हूँ। क्या मंत्रियों को उन गाड़ियों में चलना चाहिए जो पैसेंजर ट्रेन हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में लोग बैठते हैं, तो शायद बेहतर स्थिति होगी गाड़ियों की जब मंत्री खुद चलेंगे? मंत्री, वो बात नहीं, मंत्री या सांसद, हम ये चाहते हैं ये गाड़ी गरीबों की गाड़ी, तो नाम गरीब रथ रख दिया, गरीब हमारा बैठ नहीं पाता है। मैं अभी अंदर गया, अंदर एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको। संसद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, रेल भवन से संसद भवन पहुंच गए हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु, उनके साथ उनके कॉलीग, उनके सहयोगी रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी हैं। इस ब्रीफ केस में जो ये फोटो ऑप है, इसी में उस रेल बजट की प्रतियां हैं जिसके बारे में हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और क्या कुछ रोड मैप दिखाया जाएगा, क्या रेलवे की सुविधाएं और बेहतर होंगी, रेल सरपट दौड़ेगी या नहीं, इसी पर हमारी चर्चा है। और उसी का खाका लिए हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु अब संसद परिसर में हैं। विद साहब, आपको जाना है, लेकिन आपको लगता है कि ये देखिए तीसरा बजट है इस सरकार का, और उसके बाद तो फिर वो चौथे और पांचवें साल में तो चुनाव की तैयारियां हो जाती हैं। ये दरअसल सबसे माकूल वक्त है, अगर कुछ करना है तो इस दफा करना है, ऐसा होता दिखेगा। लास्ट ईयर से कैपेसिटी एडिशन पर थ्रस्ट है और वो मेरा अनुमान है कि रहेगा, क्योंकि कैपेसिटी जो है एग्जिस्टिंग नेटवर्क पर बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग चाहिए ताकि उसी रूट पर ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सके, उसका टेक्नोलॉजी इंडक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं अनुमान लगाता हूं वो भी होगा, क्योंकि डबलिंग ट्रिपलिंग करना वो समय ज्यादा लग जाता है और कैपेसिटी ऐड होने से ही और गाड़ियां चल पाएंगी।
पर रेलवे को अपनी मार्केटिंग भी करनी है। अभी देखिए, आप तो बहुत भेड़ बकरी की तरह की बात कर रहे हैं। रेलवे का पैसेंजर नंबर इस साल 1.25% कम हो गया है, कि जो कि नॉर्मल अनुमान होता है कि 3% बढ़ेगा। और फ्रेट ट्रैफिक में भी सर, ये जब ये फिगर्स पे आ जाती है ना चर्चा, वहीं पर हम डिरेल हो जाते हैं। नहीं, मैं इसमें बड़ी डाइकोटोमी है कि भेड़ बकरी भी देखते हैं और शॉर्टफॉल भी देख रहे हैं। बट जैसे श्री प्रकाश जी ने कहा, गाड़ियां और चलनी चाहिए, उसके लिए कैपेसिटी जो मैंने कहा चाहिए, वो कैपेसिटी को टेक्नोलॉजी से लाया जा सकता है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे थे संदीप, मुझे ये बताइए, टेक्नोलॉजी की ठीक है, ट्विटर पर किसी ने बता दिया मेरी अम्मा की तबीयत खराब है तो सीधा डिब्रूगढ़ से और दिल्ली के लिए बर्थ का अरेंजमेंट हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो अच्छी बातें हैं, ये हेडलाइन ग्रैबिंग स्टोरीज भी होती हैं, फील गुड स्टोरीज हैं ये। अगर मैं कहूँ ट्विटर पर किसी ने बता दिया मेरी अम्मा की तबीयत खराब है तो सीधा डिब्रूगढ़ से और दिल्ली के लिए बर्थ का अरेंजमेंट हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो अच्छी बातें हैं, ये हेडलाइन ग्रैबिंग स्टोरीज भी होती हैं, फील गुड स्टोरीज हैं ये। अगर मैं कहूँ, पर यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षा में क्यों नहीं हो पाता? आज भी हमारी ट्रेन भगवान भरोसे, प्रभु भरोसे नहीं, भगवान भरोसे क्यों चलती है? नहीं, एक छोटी सी बात, जीपीएस सिस्टम है। हमको क्यों नहीं पता चलता कि ट्रेन 4 घंटे लेट है कि 8 घंटे लेट है? हर आधे घंटे पर समय बताया जाता है। हमें ये क्यों नहीं पता लगता कि आगे उसी ट्रैक पर एक और ट्रेन खड़ी हुई है? ये चीजें आ रही है, ये कब मतलब इंतजार ही करते रहो? अभी भी है, ऑलरेडी आ रही है, पता नहीं चलता है। आप स्टेशन पे बैठे रहिए, कोई सूचना नहीं मिलती, 4 घंटे हमको मालूम हो गया 6 घंटे लेट है, बीच में कुछ काम कर सकते हैं। अभी तक अगर हम पिछले कुछ सालों पुरानी किस्सा देखें तो पिछले सालों में जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको ये काम करने थे, आपने सिक्योरिटी का बोला, उनको पेमेंट 6 से 8 महीने लेट तक मिलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि रेलवे के पास पैसे नहीं थे। अप्रैल के बाद 3-3 महीने तक किसी को पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि रेलवे के पास पैसे नहीं होते। बजट अप्रूव होता है तब जाके रेलवे पैसा देना शुरू करती हैं। अगर ये काम जो हम सोच रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पैसा मोदी जी और हमारे जो मंत्री जी हैं प्रभु जी, वो जितना चाहे इकट्ठा कर सकते हैं। हमें तो यही बताया जा रहा है उनको अरे भाई विदेश जा रहे हैं, सब जगह तालियां बज रही हैं, नहीं, तो पैसा भी आ रहा होगा। मैं तो यही मान मिल भी रहे हैं। आज मगर इशू क्या है कि आज 30,000 करोड़ का पैसेंजर पे ट्रैफिक पे लॉस है। अगर 10,000 गाड़ियां, हमारे मित्र ने यहाँ पे बोला था, हम 10,000 गाड़ियां और शुरू कर देते हैं, 5,000 गाड़ियां और शुरू कर देते हैं, अगर हम वो पैसा लगा के वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके, लोग कहते हैं कि साहब एसी या स्लीपर क्लास नहीं चालू करना चाहिए, जनरल बोगियां ऐड करनी चाहिए। मैं दूसरा कहता हूं, हम क्यों ना एसी और स्लीपर क्लास ज्यादा से ज्यादा चालू करें, जो कि लोड है। अगर जो लोड है सर, सुनिए, जो लोड है आपका इसके ऊपर, जनरल बोगीज के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर आप और मैं जो ज्यादा पैसे देके, आप और मैं जो लोगों को रिश्वत देके अपनी टिकट खरीद पाते हैं, वो पैसा जो रिश्वत में जा रहा था, वो पैसा जाना लगेगा आपके रेलवेज को। और अगर वो रेलवेज को पैसा जाने लगेगा तो सिक्योरिटी भी मिलेगी, टॉयलेट्स भी क्लीन होंगे, और हर आदमी को चाहे के हिसाब से जब चाहेगा जब उसको टिकट भी मिलेगी। पर यहाँ पर तो राइट मिक्स नहीं हो पा रहा है ना श्री प्रकाश जी। मुझे ये बताइए कि जो पैसेंजर ट्रैफिक है और एक फ्रेट है, उसी का एक आइडियल आप कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए हैं। फ्रेट भी आपसे छूटता जा रहा है और जो पैसेंजर आ रहा है सर मजबूरी में आ रहा है, और कोई रास्ता मिल जाए तो कभी वो ट्रेन में सफर ना करे। देखिए, हम लोग सभी लोग यही एक ही बात कह रहे हैं। हम लोग जो बातें कह रहे हैं कि हमें पैसेंजर्स ज्यादा ले जाने चाहिए, एसी में भी ले जाने चाहिए और साथ में साधारण ट्रेनों में ले जाने चाहिए, क्योंकि जरूरत है। अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि यदि आप एसी में ले जाएं तो उनको ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं वो लोग, उनको अब ले जाइए, सुविधाएं दीजिए, उनको पैसे से पैसे लीजिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग सभी इस बात से एग्री करते हैं। फिर मैं उसी बात पे आऊंगा, आपने कहा कि पैसे आ रहे हैं। इस बजट में मुझे ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि आर्थिक स्थिति यदि इतनी खराब है कि ऑपरेटिंग रेशियो जो करीब 70 या 75 होना चाहिए, यदि 95 और 90 है, तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे जब कम खर्च करेंगे तो कहाँ खर्च करेंगे? मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे। कम से कम अभी जो मुझे लगता है कि रेलवे सेफ्टी पे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, सुविधाएं शायद ना दे रही हो। जिस दिन सेफ्टी पे भी यदि असर पड़ने लगेगा तो एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है। रिएक्शन क्या है? हम देश के अलग अलग हिस्सों में, मेरे सहयोगी
फैले हुए हैं और सबकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, या अभी भी एक मोनोपोलिस्टिक माइंडसेट है कि जाओगे कहां बेटा, चढ़ना तो ट्रेन पर ही पड़ेगा, अगर दिल्ली से पटना जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, और कोई चारा नहीं है। ये माइंडसेट स्टेट पेट्रनेज वाला बदलकर दरअसल ये सर्विस सेक्टर है। यू आर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड यू बेटर प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज पॉसिबल। देखिए, इसके बारे में हमारे और भी साथियों ने कहा कि आज की डेट में मेरे पास लाइन कैपेसिटी इतनी कम है कि मैं उसमें चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, उसकी तरफ प्रयास हो रहा है। जैसे डीएफसीसी बन रही है, मेरी फ्रेट ट्रेन उसके ऊपर डाइवर्ट हो जाएंगी, डबलिंग का काम चल रहा है। तो जब तक लाइन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी मैं ट्रेन टाइम से नहीं चला पाऊंगा। यादव तो हमें बताते थे 20,000 करोड़ का फायदा हो गया, टर्न अराउंड हो गया था रेलवे का, वो पैसे कहां गए? देखिए, ऐसा है कि जो भी पैसा आता है वो ये जो खर्च तो होता ही है। अगर उस समय से लालू प्रसाद का समा देखा जाए और अब ये जो देखा जाए तो उस समय में से फॉर एग्जाम्पल आपके ये जो सिग्नलिंग के अंदर काफी अपग्रेडेशन हुए हैं, कुछ ये जो गेज आर्मी कन्वर्शन जो हमारी कितने हजार आर्मी किलोमीटर की थी, आज की डेट में सिर्फ वो 5,000 किलोमीटर आर्मी रह गई है। तो ये सब खर्चा वहां पर हुआ है। तो ऐसे में ये देखिए, खर्चे की जब बात होने लगती है राजेश, मुझे ये बताइए, हम रेल बजट की अलग से तमाशाई क्यों करते हैं? रेल बजट को अलग से होने की क्या जरूरत? आम बजट में ही प्रोविजन क्यों ना कर दें कि रेलवे को इतना पैसा दिया जाएगा, बात खत्म। डिफेंस के लिए भी तो होता है ना पैसा मुकर्रर, या एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए होता है ना, एजुकेशन के लिए होता है, रेलवे के लिए भी हो जाएगा। अलग से बजट पेश करते हैं, रोना वही, भाग के वही तीन बात। इसमें असली दिक्कत क्या है कि जो प्राथमिकता वाली बात है, रेलवे के सामने प्राथमिकता नहीं है। और प्रभु जी को जो डांट पड़ी थी, एक हड़काया गया था बीच में सितंबर के महीने में, वो इसलिए हड़काया गया कि उन्होंने बुलेट ट्रेन को प्राथमिकता नहीं दी। मुद्दा यह है कि आपके साधन रिसोर्सेज सब कह रहे हैं तो सीमित है। रेल मंत्री राइट ट्रैक पे थे, हाँ, अब बुलेट ट्रेन के लिए आपके पास 20,000 करोड़ रुपए है। 20,000 कहां, 60,000 करोड़ तो दिल्ली से सूरत के बीच नहीं, 1 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ में लोन मिल गया। उसके बाद भी तो 20,000 करोड़ रुपए 20,000 करोड़ रुपए रेल बजट में से जाने हैं। जब आपके पास जो डेडिकेटेड फ्रेट लाइन है, जिसकी समस्या हम 20 साल से सुन रहे हैं कि लाइन ओवर कैपेसिटी हो गई है, ये हो गया, यदि हम उसको अब तक बना लिए होते, जिसकी की पूरी संभावना है, उस पर ध्यान हटा है। यदि वो चीजें बन जाए डेडिकेटेड फ्रेट लाइन, तो आपकी जो मालगाड़ियों से जो मेन लाइनों पर चल रही है वो उधर चली जाएंगी और काफी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी। देखिए, नई सरकार जरूर आ गई है, लेकिन नजरिया कुछ नहीं बदला। नजरिया केवल ये है कि लूट को कैसे लीगलाइज तो बात तो वही हो गई ना प्रदीप। फिर तो ये पॉलिटिकल पेट्रनेज वाला काम हो गया कि देखो मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरी सरकार है। सरकार जरूर आ गई है, लेकिन नजरिया कुछ नहीं बदला। नजरिया केवल ये है कि लूट को कैसे लीगलाइज तो बात तो वही हो गई ना प्रदीप। फिर तो ये पॉलिटिकल पेट्रनेज वाला काम हो गया कि देखो मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरी सरकार है, मैं प्रधानमंत्री हूं या रेल मंत्री हूं या कोई और मंत्री हूं, और मेरे को दिल्ली से जालंधर चलानी है ट्रेन तो मैं चला दूंगा, मेरी मर्जी। ये तो पॉलिटिकल पेट्रनेज वाली बात हो गई ना। आप सर्विस सेक्टर की तरह एक्ट करने को तैयार नहीं है। आप पिछले 15, 20, 25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो मंत्री बने हैं उनके इलाकों में नई ट्रेन शुरू हो जाती है मंत्री बनते ही। उससे तो पहले तक वहां कैपेसिटी नहीं होती है। आप सर्विस प्रोवाइडर थोड़ा हुए, आप में और गोरों में फर्क क्या हो गया? ये रेलवे मंत्रालय को पॉलिटिकल पैटर्नेज का सबसे बड़ा विभाग बना दिया गया। उसका राजनीतिक दोहन जो अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर किया, उसकी वजह से रेल की यह हालत है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर नहीं दिया, जो कैपेसिटी एडिशन की बात आप कर रहे हैं। तो जब तक नई रेल लाइन नहीं बनेगी, जहां सिंगल है वो डबल नहीं होगा, आप ट्रेन चलाएंगे कहां? आपके पास ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम नहीं है। नहीं, ये तो पता होते हुए भी, पर हमारी अब मुझे एक चीज बताइए, ये क्योंकि एक आम आदमी से जुड़ी बात है, जब आम आदमी को ये बताया जाता है देखिए अब बुलेट ट्रेन चलेगी, तो वो रोमांचित हो जाता है। ये रोमांच पैदा करने के लिए है, इज इट अ प्रूडेंट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन रेल्स? नहीं, देखिए, प्रूडेंट स्ट्रेटेजी तो नहीं है इंडियन रेल के लिए की जो वित्तीय स्थिति है उसमें तो और भी ज्यादा नहीं है, एक शोकेस करने के लिए है। लेकिन ये सब आप पर ये फील गुड होता है ना उससे। हाँ, बिल्कुल, आप इंडिया को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ये भी चल रहा है। लेकिन आप ये तब करते हैं जब आपका पेट भरा हो।
आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो रही हो। रेल के पास अगर पैसा हो तो ये करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप बेसिक एमिनिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम टिकट चाहते हैं 3 महीने बाद का, हमको आज क्यों नहीं कंफर्म टिकट मिलना चाहिए? इसका इंतजार हम कितने चीन की साल भी करें? उतनी ही बुरी हालत थी। संदीप मुझे बताइए, चीन की बुरी हालत थी, पर चीन ने पिछले 20 सालों में जो कायाकल्प किया है अपनी रेलवे का, वो कर पाते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? हम उन्हीं को एमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही पकड़ा। मगर आप इस बात को देखिए कि चीन के अंदर जो टैरिफ ले रहे हैं, जो वो चार्जेस ले रहे हैं पैसेंजर्स से, वो हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है। हमारा ये क्या कहना है, हम परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, मगर अगर दुख का निवारण नहीं करेंगे, जो सोल्यूशन है वो हमारे को पता है। सोल्यूशन ये है कि हम ट्रेनें बढ़ाएं। आपने बिल्कुल सही बोला, ट्रेनें बढ़ाएं, उसके साथ साथ सिग्नलिंग बढ़ाएं, सिग्नलिंग की क्वालिटी बढ़ाएं, सेफ्टी बढ़ाएं, जिससे कि हम मल्टीपल ट्रेन सेम ट्रैक पे कम डिस्टेंस के ऊपर चला सके। वो करने के लिए हमारे को जो महंगी टिकट वाली ट्रेन है वो बढ़ानी है। पर महंगी टिकट तो बाद में उसको मेंटेन करने के लिए है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? सर यही है, अगर हमारा मानसिकता ये रहेगी कि हमारे को सिर्फ फ्री ट्रेनें चलानी है, फ्री जो है कौन कह रहा? हर आज तक मित्तल साहब मुझे ये बताइए, आप और ये राजनीतिक जमात कहां से सोचे बैठी है कि हर आदमी मुफ्त में सफर करना चाहता है? सर मुफ्तखोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमारी आदत ही नहीं है मुफ्तखोरी की। बिल्कुल वो है, क्योंकि जैसे अग्रवाल साहब ने कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं अगर आज की डेट में एक नई आमी पैसेंजर ट्रेन चलाता हूं तो मेरे को 100 रुपए कमाने के लिए 140 रुपए खर्च करने पड़ते हैं उस पर। तो इनका कहना वो है कि जब तक जितनी मेरी कीमत है, अगर वो मैं नहीं तो लीजिए ना। हाँ तो वो ले सर, लेकिन वो लेते क्यों नहीं? हाँ, प्रकाश जी, अपने आप जो लोड है, फ्री मुझे एक चीज बताइए कि हमने किराया नहीं बढ़ाया, इस बात को लेकर कौन चुनाव जीता है आज तक? ये मेरी समझ से परे है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि देखो जी मैंने किराया नहीं बढ़ाया तो मैं चुनाव जीत गया? बिल्कुल कोई फायदा नहीं। देखिए, ये जो अब क्यों किराया नहीं बढ़ाया गया, इसके बारे में तो चर्चा करने से फायदा नहीं, सब जानते हैं क्यों नहीं। लालू जी ने 20,000 करोड़ रुपए कमवा दिए, बड़ी ताल ठोकी, और हालत क्या रह गई? कितने सांसद रह गए थे 40 में से? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ये अब जैसे जो हम लोग सभी एक ही वेवलेंथ पे फिर आ गए, मुश्किल कर दी ना आपने। फ्रेट को भी जो है साफ कर लेना चाहिए। अभी चीन की बात चली, चीन के पास बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा संजाल है। लेकिन आज वही बुलेट ट्रेन जो वहां इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है, उसका कारण बन गई है। जितना पैसा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाके उन्होंने, पर हम तो उन्हीं का पीछा करने चले हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, पैसे की कमी रेलवे के पास नहीं है। रेलवे अपनी प्रॉपर्टियों का मॉनिटराइज दे दे, वो तो करेंगे ही नहीं। इंडिया गवर्नमेंट को फाइनेंस खरबों रुपए की प्रॉपर्टी। हाँ, उसका मोनेटाइजेशन होना चाहिए, यानी कि उससे पैसे आने की अर्निंग की व्यवस्था होना चाहिए। वो नहीं, उस पर ध्यान है। आप पूरे आंकड़े उठा के देखिए, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है खास कहने लायक। लेकिन दिक्कत यही है कि हम अपनी प्रायोरिटियों को हमने गलत कर लिया है। हम जहाँ पैसा खर्च होना चाहिए वहां खर्च नहीं कर रहे हैं, और पैसे का संकट नहीं है रेलवे के पास। पैसे मंचा LIC ने जब आपको 1.5 लाख करोड़ रुपया देने का वायदा कर दिया, तो फिर आपके पैसे की कमी क्या है? दिया कितना उसने? उसमें 20,000 करोड़ रुपया तो आप ही बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया दिया है। 5 साल के अंदर 1.5 लाख रुपया LIC को देना है। पैसे की कमी इस देश में नहीं और वो भी एक सरकारी संस्था से दूसरी सरकारी संस्था में पैसा आ रहा है। अब वो नहीं हो रहा तो हमें ये खेल कैसे समझे? पीएमओ ने रेलवे मंत्रालय को हड़काया इस बात के लिए कि आपको जो GBS मिलता है, बजट से जो समर्थन दिया गया है 40,000 करोड़